बहुत से लोग मुझे बताते हैं कि 20-20 बार 25-25 सफारी कर चुके हैं लेकिन कभी टाइगर नहीं दिखता। टाइगर को स्पॉट करना यानी आसान नहीं है। शुरुआत के जब मैं रामनगर डिवीज़न में पोस्टिंग थी, कॉर्बेट का हेडक्वार्टर रामनगर डिवीज़न में है। रामनगर जो क्षेत्र उत्तराखंड में वही है और कम से कम 25-30 बार कॉर्बेट गया और मुझे कभी टाइगर नज़र नहीं आया। हमेशा उसके पगमार्क नज़र आते थे, उसका जैसे यूरिन करता है उसके स्मेल आती वो नज़र आते थे, उसके किल नज़र आते थे, लेकिन टाइगर नज़र नहीं आया। तो टाइगर स्पॉटिंग बहुत डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट इन द सेंस कि एक उतने बड़े लैंडस्केप में इट्स ओनली मैटर ऑफ कोइंसिडेंस कि टाइगर आया उसी समय आप वहाँ पे हैं। लेकिन बाद में इसका फार्मूला समझ में आया। मेरा जो सबसे वंडरफुल रिकॉर्ड है और वो है नागरहोले टाइगर रिजर्व का। 2 घंटे में 5 टाइगर डिफरेंट। लैंटाना की झाड़ी के एक बार हम जैसे ही पास पहुँचे, यानी हमें अंदाज़ा नहीं था कि वहाँ पे टाइगर है और वहाँ पे एक टाइगरेस बैठी हुई थी और हम इतने पास पहुँच गए कि वो एलिफेंट पे उसने ज़ोर से रोअर करके चार्ज किया। कोई टाइगर मैनीटर क्यों बनता है? मेरा ड्रीम तो यही था कि इस तरह के एग्जीबिशंस हम न सिर्फ इंडिया में और देश की राजधानी में करें बल्कि मेट्रोज़ में भी करें और इसको अब्रॉड भी लेके जाएं। जैसे लंदन फेमस है आर्ट्स के लिए, लंदन, न्यूयॉर्क, ऐसे भी इसके एग्जीबिशन हो। Everyone wants to see a tiger at least once in the lifetime. जैसे एक बहुत बड़े रोमांचक एहसास से आदमी चूक जाता है जिसने जंगल में टाइगर नहीं देखा। ये वैसा ही है जैसे कहावत है कि जिन लाहौर नहीं वेख्या वो जन्मा ही नहीं। या यूँ कहें कि कश्मीर में के बारे में कहा जाता है कि जिसने कश्मीर नहीं देखा तो वो स्वर्ग नहीं देखा। जैसे तो इसी तरह से अगर किसी ने टाइगर नहीं देखा तो उसने स्वर्ग का एहसास नहीं किया। और उन टाइगर्स का संरक्षण नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जिसने इतने सालों से किया है, भारतीय वन सेवा कर रही है, तो एनटीसीए के डायरेक्टर जनरल रहे और अब बिग कैट अलायंस के डायरेक्टर जनरल श्री डॉक्टर एसपी यादव आज हमारे साथ हैं। चीतों पे, टाइगर्स पे, इन सारी चीज़ों पे बात करने के लिए हमें उसके बारे में विस्तार से बताएंगे। वे भारतीय वन सेवा उत्तर प्रदेश काडर 1989 बैच के अधिकारी रहे हैं और अब उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका डॉक्टर यादव। थैंक यू। सर ये बताइए कि आपको ये वन सेवा या ये कहें वन्य जीवों के बारे में कब से रुचि जगी? कि जब आप पढ़ते थे बचपन में या सेवा में आने के बाद? मैं छत्तीसगढ़ स्टेट से आता हूँ और छत्तीसगढ़ स्टेट हमारे देश का एक ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया है, फॉरेस्ट एरिया डोमिनेटेड है और वाइल्ड लाइफ के लिए भी बहुत फेमस है। जैसे एलिफेंट्स के लिए आजकल बहुत फेमस है, पहले टाइगर और चीते के लिए फेमस हो गया था। तो बचपन से ही जो परवरिश हुई वो एक फॉरेस्ट डोमिनेटेड एरिया में हुई और ऐसे जगह में अब उस समय जो भी बच्चा फॉरेस्ट सर्विस में सेलेक्ट होता था या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की नौकरी करता था, उसकी समाज में काफ़ी प्रतिष्ठा थी। तो एक क्रेज़ था कि फॉरेस्ट की सर्विस बहुत अच्छी होती है और नेचर के करीब हमेशा एक रहने का मौका मिलता है। तो बचपन से ही मेरी रुचि थी फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में। आईएफएस में सिलेक्शन कितना मुश्किल था? इस मामले में मैं लकी था क्योंकि मेरा सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया था, लेकिन उसके लिए तैयारी काफ़ी करनी पड़ती है। मैं उसके लिए मैंने जो एलिजिबिलिटी वो ग्रेजुएशन होती है, साइंस और इंजीनियरिंग इस ब्रांच के लोग एलिजिबल होते हैं। मैंने बीएससी एग्रीकल्चर किया था और जब मैं फर्स्ट ईयर में था तभी से मैंने उसकी तैयारी शुरू कर दी थी। तो एक 4 साल ग्रेजुएशन में लगे, 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन लगे, तो 6 साल की तैयारी के बाद और ये किस्मत अच्छी थी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो गया। और कैसी आपकी ट्रेनिंग थी? ट्रेनिंग फॉरेस्ट सर्विस में यदि हम कहें तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ द करियर। ट्रेनिंग हमारे सर्विस में पहले फाउंडेशन कोर्स होता है, तो वो हमारे मसूरी एकेडमी जो लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, फाउंडेशन कोर्स वहाँ पे हुआ और उसके बाद 2 साल की जो फॉरेस्ट से रिलेटेड ट्रेनिंग थी वो देहरादून में इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी में हुई। और ये पीरियड ऐसा था कि जब जिम्मेदारी होती नहीं थी और एक स्टेबिलिटी की फीलिंग थी कि अब एक अच्छी सर्विस में आ गए हैं, तो चिंता नहीं रहती थी फ्यूचर की और काफ़ी खेलने का, पढ़ने का, ये सब काफ़ी मौका मिलता था।
तो वो बहुत एंजॉय किया ट्रेनिंग। इसके साथ ही पूरे देश में एक बहुत अच्छी बात है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की ट्रेनिंग में कि पूरे देश का एक भारत दर्शन, एक भारत भ्रमण कराते हैं। हर स्टेट की जो डिफरेंट डाइवर्सिटी है, फॉरेस्ट की डिफरेंट टाइप के फॉरेस्ट हैं, वाइल्ड लाइफ एरियाज़ हैं, वो सब घूमने को मिलता है। तो एक वो भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जैसे मैं अगर कहूँ तो मुझे इसलिए इंटरेस्ट था जर्नलिज्म में कि पढ़ने लिखने को बहुत मिलता है। तो अगर आपको फॉरेस्ट में या घूमने का इंटरेस्ट था तो मेरे ख्याल से वो आपको एक अच्छा अपना हॉबी भी पूरी हुई और प्रोफेशन भी। जी, यानी एक आउटडोरिश लाइफ जिसको पसंद हो, है ना? एक तो ऑफिस से बैठ के काम करना और दूसरा एक आउटडोर जिसको पसंद हो। तो मुझे आउटडोर पसंद था, वो बिल्कुल परफेक्टली मैच किया इस सर्विस से। तो आपकी ट्रेनिंग में कोई ऐसा इंसिडेंट रहा हो जो आपको ज़िंदगी भर याद रहे, कि कोई बहुत रिगरस ट्रेनिंग रही हो या बहुत ऐसा रोमांचक अनुभव हो कि साहब ये ऐसा तो सोचा ही नहीं था, ऐसा हो गया? नहीं, एक जैसे लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी मसूरी से हमें ट्रैकिंग पे जाना मैंडेटरी रहता था। तो मैंने हेमकुंड, उसका एक टफ ट्रैकिंग मैंने चूज़ किया था। तो उसके लिए काफ़ी स्टडीनेस और काफ़ी स्टैमिना और इन सब की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जब हम ट्रैकिंग पे गए तो लैंडस्लाइड होने की वजह से हम उस ट्रैक को पूरा नहीं कर पाए। तो उसकी वजह से फिर बद्रीनाथ और उसके हाँ, उसके जाके आगे जाके और उस पर फिर एक स्नो कैप्ड माउंटेन था, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो बद्रीनाथ के पीछे ही अलकनंदा वाटरफॉल। और वो तो स्नो पे पहली बार लाइफ में चलने का और पहाड़ चढ़ाई करने का मौका मिला। तो दैट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस। इसी प्रकार फिर हम हेमकुंड साहिब, वहाँ 7-8 किलोमीटर की बड़ी टफ ट्रैकिंग करके जाके और बिल्कुल फ्रीजिंग पानी में डुबकी लगाना, दैट वाज अमेजिंग। वैली ऑफ फ्लावर्स वगैरह देख के, तो दैट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस एंड आउट ऑफ द वर्ल्ड। शायद ज़िंदगी में एक ही बार घूम पाए हैं और प्रॉब्ली दोबारा पता नहीं पॉसिबल होगा या नहीं होगा। तो दैट वाज वेरी गुड। और एक बात जो मुझे फॉरेस्ट एकेडमी के ट्रेनिंग की याद आती है कि मैं क्रिकेट भी खेलता था, और क्रिकेट और बैडमिंटन ये दो मेरे शौक थे स्पोर्ट्स में। और पहली बार हमारी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी की टीम का वहाँ के स्टेट फॉरेस्ट सर्विस कॉलेज है, उसका जो मैच था, फर्स्ट मैच हमारा हो रहा था एज ए प्रोफेशनल, और मैं ओपनिंग करता था। तो पहली बॉल मुझे ऐसी मिली कि उस पर मैंने 4 हिट किया था। तो हमारे जो कोच थे, जो वहाँ पे फिजिकल इंस्ट्रक्टर थे, वो ही वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी, और उन्होंने अलग से मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया कि इतनी हिम्मत कर पाना पहली बॉल पे चौका। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस है जो हमेशा याद रहेगा। तो मेरे ख्याल से वो जो शुरू हुआ है आपका चौका मारना, वो अभी तक जारी है। जो बॉल आती है उससे चौका ही लगता है। तो सर, आपकी फर्स्ट पोस्टिंग कहाँ थी? मेरी, जैसे हम ट्रेनिंग पूरी करने के बाद हमारी एक प्रोबेशन एक अटैचमेंट होता है, वो एक हल्द्वानी डिवीज़न है उत्तराखंड में, और वहाँ थी। और वो भी अनुभव बहुत अच्छा था। वहाँ पे मेरे जो बॉस थे जिनके अंडर में मुझे ट्रेनिंग करनी थी, वो 1980 बैच के चंदोला साहब थे, और वो भी बहुत आउटडोर लाइफ पसंद करते थे, बड़े जिंदा दिल आदमी थे, वाइल्ड लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। पहली बार मुझे चोरगलिया, एक वहाँ पे नंदौर रेंज है, चोरगलिया रेंज कहते हैं उसको, उसमें उन्होंने मुझे टाइगर के स्कैट्स पहली बार मुझे दिखाए कि टाइगर का स्कैट ऐसा होता है, और उन जंगलों में भी टाइगर था। तो वो भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। कॉर्बेट पार्क से सटा ही हुआ ये है। लैंडस्केप वही है, लैंड वही तराई का लैंडस्केप है, लेकिन वो हल्द्वानी फॉरेस्ट डिवीज़न कहलाता है। उसमें चोरगलिया, आजकल नंदौर वो एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बन चुकी है। तो सर, पूरे करियर में आपको क्या लगता है कि आपका सबसे सेटिस्फाइंग मोमेंट कौन सा था? मुझे तो ऐसा लगता है कि राइट फ्रॉम सिलेक्शन टिल डेट, यानी आई एम ऑलवेज हैप्पी एंड ऑप्टिमिस्टिक। मुझे हर काम में, यानी जो टाइगर कंजर्वेशन से रिलेटेड है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से फॉरेस्ट से रिलेटेड है, सभी में मुझे बहुत बहुत ही आनंद आता है। यानी मैं कभी बोर नहीं होता, और मुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि कोई निराशाजनक क्षण मेरी ज़िंदगी में अभी तक नहीं आया। जी। लेकिन सर, जैसे आदमी, मैंने शुरुआत में कहा कि टाइगर को स्पॉट करना अपने आप में बड़ा रोमांचक होता है जी। तो आपकी ज़िंदगी में तो ऐसे पूरी, मतलब 37-40 ईयर्स आपके जंगल में ही ऑलमोस्ट बीते हैं, जंगल से आने जाने में, तो ऐसे कितने रोमांचक। नहीं शरद जी, मैं एक बताऊं कि टाइगर को स्पॉट करना यानी आसान नहीं है। शुरुआत के, जब मैं रामनगर डिवीज़न में पोस्टिंग थी, कॉर्बेट का हेडक्वार्टर रामनगर डिवीज़न ही है, रामनगर जो क्षेत्र उत्तराखंड में वही है, और कम से कम 25-30 बार कॉर्बेट गया और मुझे कभी टाइगर नज़र नहीं आया। हमेशा उसके पगमार नज़र आते थे,
उसका जैसे यूरिन करता है उसके स्मेल आती है वो नज़र आते थे, उसके किल नज़र आते थे, लेकिन टाइगर नज़र नहीं आया। तो टाइगर स्पॉटिंग बहुत डिफ़िकल्ट है, डिफ़िकल्ट इन द सेंस कि एक उतने बड़े लैंडस्केप में इट्स ओनली मैटर ऑफ कोइंसिडेंस कि टाइगर आया उसी समय आप वहाँ पे हैं। लेकिन बाद में इसका फार्मूला समझ में आया कि जो समर में जब वाटर की स्कैर्सिटी होती है, धूप अधिक होता है, तो वाटर होल के पास टाइगर सुबह और शाम ज़रूर आता है। तो एक वो रहा, और उसके बाद तो फिर टाइगर जब दिखने शुरू हुए तो बहुत सारे देखे। आज सैकड़ों की संख्या में मैं ऐसे एनिमल्स टाइगर देख चुका हूँ जंगलों में। तो सर एक दिन में आपने अगर पूछो तो एक दिन में आपका क्या रिकॉर्ड कि कितने नहीं टाइगर्स एक दिन में देख पाए? नहीं, मेरा जो सबसे वंडरफुल रिकॉर्ड है और वो है नागरहोले टाइगर रिजर्व का। 2 घंटे में 5 टाइगर डिफरेंट, ये नागरहोले टाइगर रिजर्व जो उत्तर कर्नाटका में, वहाँ पे मुझे नज़र आए थे, और दैट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस। तो लेकिन कुछ ऐसा रहा हो जिसपे आपको लगा कि नियर मिस, या आपको लगा कि इट कुड हैव बीन डेंजरस? हाँ, एक ऐसा अनुभव है मेरा कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का। मैं एलिफेंट बैक पे, हम दोपहर के बाद है ना ऐसे ही जंगल की तरफ जा रहे थे, और डेफिनेटली कि टाइगर की लोकेट करने की कोशिश कर रहे थे। और वहाँ पे लैंटाना की झाड़ी के एक बार हम जैसे ही पास पहुँचे, है ना, हमें अंदाज़ा नहीं था कि वहाँ पे टाइगर है, और वहाँ पे एक टाइगरेस बैठी हुई थी, और हम इतने पास पहुँच गए कि वो है ना एलिफेंट पे उसने ज़ोर से रोर करके चार्ज किया। और जंगल में वो इतनी खतरनाक स्थिति होती है कि एलिफेंट की सवारी करना आसान नहीं होता, और एलिफेंट हिलता रहता है, और एलिफेंट यदि दौड़ना लगे तो वो बहुत खतरनाक होता है, उस पे रुकना अपने आप रुकना। तो एक वो बड़ा एक डेंजरस एक पल था कि कभी भी गिर सकते थे। कभी भी। हाँ, कि जैसे ही चार्ज किया तो एलिफेंट टर्न करके फिर वो दौड़ने की कोशिश करने लगा। तो वो एक सर यही पूछ रहा था कि जैसे अगर बहुत से लोग मुझे बताते हैं कि 20-20 बार 25-25 सफारी कर चुके हैं लेकिन उनको कभी टाइगर नहीं दिखता, तो कोई एक फॉर्मूला है? जैसे अभी आपने बताया कि ये तो एक है कि सुबह और शाम, इसके अलावा कोई और प्रिकॉशन रखना? नहीं, मैं सिंपल उसमें तो जैसे टूरिस्ट जो जाते हैं अमूमन ने बहुत शोर करना, नॉइज़ करना, और ये वो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। नॉइज़ से टाइगर डिस्टर्ब होकर वो आएगा ही नहीं फिर। और दूसरी बात जो मैंने कहा कि समर इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल टाइम, मोस्ट सुटेबल टाइम टू व्यू टाइगर्स, और दैट टू नियर द वाटर होल्स। ये गारंटेड सुबह शाम पानी पीने के लिए आना ही आना है टाइगर को, तो दैट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी। लेकिन जैसे बारिश के इमीडिएटली बाद और विंटर्स में, बारिश के इमीडिएटली बाद ग्रास ग्रोथ बहुत हो जाती है, अबंडेंस हो जाती है, और टाइगर की कैमोफ्लेजिंग करने की जो एबिलिटी है वो अमेजिंग है। यानी बिल्कुल पास में वो होगा तो भी नहीं दिखेगा आपको। तो वो सब बातें हैं, वो ध्यान में रखनी चाहिए। और जो अच्छे साथ में यदि कोई गाइड है ना, जब भी टाइगर जंगल में घूमता है तो जो हर्बीवोर्स हैं, जो उसके प्रे स्पीसीज हैं, जैसे मंकीज़, लंगूर, सांबर, चीतल, ये सब अलार्म कॉल देते हैं। तो अलार्म कॉल को पहचानने की क्षमता, एबिलिटी होनी चाहिए। अगर आप में नहीं तो कम से कम आपके गाइड में होगी। नहीं, आपने टूरिस्ट में तो हो ही नहीं सकती, इट इज़ जस्ट नॉट पॉसिबल। लेकिन जो गाइड आपके साथ साथ में है या कोई फॉरेस्ट का स्टाफ है, तो उसको अलार्म कॉल को समझने की एबिलिटी होनी चाहिए, तो उससे फिर टाइगर ट्रैक हो सकता है। और एक और बात है टाइगर की, यदि किल यदि है टाइगर का, यदि आप लोकेट कर लेते हैं, तो किल पे भी जैसे एक बार टाइगर यदि हंट करता है, शिकार करता है, तो कई दिनों तक, जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाता, एग्जॉस्ट नहीं हो जाता, तब तक उसमें दोबारा विजिट करता रहता है। तो यदि किल की भी यदि लोकेशन मालूम हो, उसके स्मेल से यदि पता चले कि आसपास किल है, तो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड इंडिकेटर दैट टाइगर विल डेफिनेटली कम देयर। तो ये सब कुछ बातें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए जहाँ तक पॉसिबल हो सके। कोई टाइगर मैनीटर क्यों बनता है? देखिए, ये मैनीटर बहुत, ये रेयरली ही ऐसा होता है। आजकल हमारे देश में जितनी भी 99% जो डेथ्स हो रही हैं ह्यूमन की, वो चांस एनकाउंटर से होती है। पहली बात तो ये मैं बता दूं कि टाइगर ह्यूमन बीइंग को अपने प्रे के रूप में आइडेंटिफाई नहीं करता, है ना। लेकिन जब आदमी खेतों में बैठकर काम करता है तो वो कंफ्यूज होता है कि वो कोई एनिमल तो नहीं है, और तब अटैक कर सकता है। मैनीटर हम उस टाइगर को कहते हैं कि जो हैबिचुएटेड हो जाता है, जो हैबिचुअल किलर हो जाता है, और जो 2-3 बार उसने अटैक किया। जैसे ये प्रे को हंटिंग कैसे करते हैं, दे वेट एट अ वन प्लेस, व्हेन एनिमल्स कम क्लोज दे स्टॉक, और बड़े, आप देखेंगे यदि वीडियो और उसमें देखा होगा तो बड़े बड़े फोकस तरीके से उसको ऑब्जर्व करते हैं,
और जैसे ही उनको राइट अपॉर्चुनिटी मिलती है तो अटैक करके उसको किल करते हैं। उसके बाद उसको जितना अब सेफ जगह ले जाते हैं, फिर उसको खाते हैं और फिर उसको प्रोटेक्ट भी करते हैं, है ना। तो यदि मैन ईटर की जो बात जो बड़ी कॉमनली लोग करते हैं, तो इसमें जब वो हैबिचुअल किलर हो जाता है, नंबर वन, जब वो ह्यूमन बीइंग को देख के यानी इंसान को देख के वो स्टॉकिंग करता है, स्टॉकिंग करने के बाद उसको अटैक करता है, अटैक करने के बाद उसको खाता है, खाने के बाद उसकी जो रिमेन्स हैं उसको प्रोटेक्ट करता है, ये सब यदि बातें हैं तभी वो उसको मैन ईटर की श्रेणी में डाला जाता है। Otherwise, these are accidents. मोस्ट 99% देयर चांस एनकाउंटर्स। जैसे टाइग्रेस है, टाइग्रेस यदि बच्चे के साथ है तो यार इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेरोशियस और डेंजरस थिंग। यदि बच्चे उनको कहीं भी अपनी सिक्योरिटी पे खतरा लगा तो वो फिर अटैक करते हैं। सर, हम लोग जंगल के बारे में बात करते हैं, और बाकी लोग तो कभी अपना दिन में गए, एक दिन 2 दिन के लिए जंगल घूम के आ गए, बट ट्राइबल्स दे स्टे इनसाइड फॉरेस्ट फॉर देयर लाइफ टाइम, और उनके साथ कभी ये कन्फ्रंटेशन शायद नहीं होता है टाइगर्स का। ऐसा है कि ट्राइबल्स पे भी अटैक करता है? कि चांस एनकाउंटर तो हो ही सकता है, बट ट्राइबल्स में जो वाइल्ड लाइफ के प्रेजेंस को पहचानने की क्षमता, दैट इज़ रिमार्केबल। टाइगर के जो साइंस हैं, जैसे कैट्स है, उसकी आवाज़ से, उसके स्मेल से, उसके यूरिन से, यानी दे कैन वेरी वेल जज कि आसपास टाइगर है, तो दे टेक सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस। इसलिए उसमें नहीं होता है ना वो, जैसे अब जो शहर का आदमी हो, शहर का इंसान हो, शहर का निवासी हो, उसके लिए सब पॉसिबल नहीं है। लेकिन ट्रैवल जो अपनी ज़िंदगी उन्हीं जंगलों में बिताता है, तो दे नो कि कहाँ पे है, और दे अवॉइड, दे रेस्पेक्ट ईच अदर। एक म्यूचुअल रेस्पेक्ट, एक उसकी पावर का, उसकी अथॉरिटी का, तो इन्फ्रिंजमेंट नहीं करते एक दूसरे की राइट पे, तो एक को एग्जिस्टेंस, को अकरेंस एक बना रहता है। लेकिन चांस एनकाउंटर का खतरा हमेशा रहता है। अपने करियर में आपने ट्राइबल्स को भी बहुत करीब से देखा, और ख़ास तौर से पिछले साल आपने ट्राइबल पेंटिंग्स की एक एग्जीबिशन भी लगाई, एंड देन उसकी उनके चीज़ों को ऑक्शन भी किया जो उन्होंने पेंटिंग्स बनाई हुई थी। तो हाउ डिड दिस ऑल कम अबाउट? हमारे करीब 55 टाइगर रिजर्व हैं देश में, और आज के डेट पे, और लगभग 79 to 80,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कवर्ड है, और बहुत सारे टाइगर रिजर्व्स ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया में हैं। जब भी मैं विज़िट पे जाता था टाइगर रिजर्व्स, तो वहाँ के जो लोकल शॉप्स हैं उसमें कई जगह बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग देखने को मिलती थी, और उससे पता चला कि पेंटिंग कौन करता है, तो पता चला कि कोई लोकल ट्राइबल आर्टिस्ट है, वो पेंट करके करता है। और टाइगर रिजर्व्स में उन्हें उनकी वाजिब कीमत, मुझे ऐसा लगता था कि शायद ही मिल पाती हो, लेकिन कलाकार बहुत अच्छे अच्छे थे। इससे एक आइडिया दिमाग में आया कि ऐसे जो कलाकार हैं, ट्राइबल आर्टिस्ट हैं, जो अपनी अभिव्यक्ति चित्रों के, पेंटिंग के माध्यम से करके, और उनका जो नेचर के प्रति लव और रिस्पेक्ट है, उसको ये आर्ट के रूप में यदि प्रस्तुत करते हैं, तो दैट इज़ वेरी गुड थिंग। और यदि वो लाइवलीहुड का ज़रिया बनता है, तो एक वो भी एक अल्टरनेट लाइवलीहुड है, और पेंटिंग वगैरह कर रहे हैं, इसका मतलब वो नेचर को अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो एक बहुत अच्छी फीलिंग उससे आई। फिर मैंने सोचा कि ऐसे जो आर्टिस्ट हैं इनको बढ़ावा देना चाहिए, और क्योंकि इसमें काफ़ी पोटेंशियल है, क्योंकि बिल्कुल नेचुरल पेंटिंग, उनको किसी ने सिखाया नहीं है, तो उसमें कोई आर्टिफिशियलनेस नहीं है, जो वो जैसा फील करते हैं वैसा वो पेंट करते हैं। तो फिर हमने, जब मैं NTCA में था, तो मैंने सोचा कि सारे टाइगर रिजर्व्स में एक लोकल स्तर पे पहले एक कंपटीशन या चयन कर लिया जाए, जो अच्छे पेंटर्स हैं उनकी अच्छी जो पेंटिंग है उसको एक दिल्ली ला के एक नेशनल लेवल पे उसका एक एग्जीबिशन किया जाए, ताकि उनको रिकग्निशन मिले, उनकी पेंटिंग को लोग दिल्ली और जो ऐसे शहरों मेट्रो के हैं वो देखें और उसको अप्रिशिएट करें। और उसमें से कई पेंटर्स तो ऐसे थे कि जो कभी दिल्ली तो ज़िंदगी में आए नहीं, कभी ट्रेन में नहीं बैठे हुए थे, ऐसे भी कुछ लोग थे। तो उनको एक मौका मिला कि नेशनल एग्जीबिशन यहाँ पे हमने इंडिया हैबिटेट सेंटर में किया। माननीय राष्ट्रपति महोदय ने उसका इनॉग्रेशन किया था। वो 3 दिन दिल्ली में रह के उन्होंने दिल्ली का भ्रमण भी किया, राष्ट्रपति भवन भी गए, तो एक बड़ा अच्छा एक माहौल क्रिएट हुआ, और उनकी पेंटिंग को लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया। और हमने ऐसा किया था कि उसकी जो पेंटिंग एक्सपर्ट्स के माध्यम से उसके रेट मिनिमम फिक्स किए थे, और सीधे उनके अकाउंट में यदि कोई खरीदता है तो सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र उनके अकाउंट में करने का प्रयास किया था।
तो एक अच्छा रिस्पांस मिला था और उसको इस साल फिर प्रयास है मेरे ख्याल से NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एक संकला फाउंडेशन के साथ मिलकर उसे दोबारा इसे एक एनुअल फीचर बनाने की कोशिश की जा रही है। तो ये सब लगभग कितनी पेंटिंग सेल हुई होंगी और लगभग कितना अमाउंट उनके अकाउंट में गया होगा कुछ अप्रॉक्सीमेट? चूँकि वो फर्स्ट इस प्रकार का प्रयास था तो करीब हमने 100 के करीब पेंटिंग सेलेक्ट की थी। उसमें से 60 से 70 का एग्जीबिशन किया था और ऑन एन एवरेज 5 से 10 हज़ार के बीच में हर पेंटिंग सेल हुई। और फिर बाद में हमने एक इसको बुक के रूप में एक जी वो किताब मेरे सामने है जी ट्राइब्स एंड टाइगर्स तो एक अ साइलेंट कन्वर्सेशन साइलेंट कन्वर्सेशन। तो इसमें आपने जो फोटोग्राफ सेलेक्ट किए हैं जो आपने पेंटिंग्स जो वहाँ एग्जीबिशन हुई थी ये वही उन्हीं पेंटिंग्स एग्जैक्टली सारी उन्हीं पेंटिंग्स का एक कंपाइलेशन है और साथ में पेंटिंग बनाने वाले के बारे में उसके ट्राइबल उसकी जो ट्राइब है उसके बारे में उसके आर्ट के बारे में उसके कल्चर के बारे में उसके कलिनरीज के बारे में तो ऐसे कुछ सर्टेन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैव बीन गिवन इन दिस बुक सो इट बिकम्स रीडेबल एंड इंटरेस्टिंग फॉर द कॉमन रीडर। तो इसको सर आगे ले जाने का शायद आपका कुछ विचार है कि इसको इंटरनेशनल लेवल पे भी जी यानी इसमें मेरा ड्रीम तो यही था कि इस तरह के एग्जीबिशंस हम न सिर्फ इंडिया में और देश की राजधानी में करें बल्कि मेट्रोज़ में भी करें और इसको अब्रॉड भी लेके जाएं जैसे लंदन फेमस है आर्ट्स के लिए लंदन न्यूयॉर्क ऐसे भी इसके एग्जीबिशन हो और इसका जो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन है वो करने की ज़रूरत है। जैसे पेंटिंग्स में बहुत अच्छी अच्छी डिज़ाइंस आएंगी तो इसको जो अपरल मैन्युफैक्चरर्स हैं जो साड़ियों के प्रिंट हैं टी शर्ट्स के डिज़ाइंस हैं कॉफ़ी मग और इस तरीके के जो आर्टिफैक्ट्स हैं इन सब में इनका उपयोग किया जा सकता है। तो एक इसका फॉरवर्ड इंटीग्रेशन हो और इसका लाभ सीधे हमारे जो आदिवासी ट्राइबल आर्टिस्ट हैं उनको मिले ये इस दिशा में काम होना चाहिए। सर जब आप NTCA में थे तो वे इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रिंगिंग चीतास into India. We'll talk about that later, but first I want to know कि आपने उस पर किताब भी लिखी है और वो भी मेरे पास है तो ये चित्रकाया नाम से जी द रिटर्न ऑफ चित्रकाया। हाँ तो ये पहली चीज़ तो चित्रकाया नाम क्यों और मैंने तो किताब पढ़ी है बट आई वांट यू टू एलेबोरेट फॉर आवर रीडर्स व्हाट ऑल इज इन दिस बुक इट्स सो इंटरेस्टिंग सच अ इंटरेस्टिंग रीड बट इफ यू कैन एलेबोरेट अ बिट। देखिए चीता वे फाउंड इन आवर कंट्री एंड लास्ट चीतास वेर शॉट इन 1947 that too in my home district Sarguja in Korea district which was part of Sarguja. Korea is a new carved out district from Sarguja 1947. So last cheetahs were shot in 1947. After that cheetahs were not visible, so in 1952 in the first meeting of International Board of Wildlife which held at Mysore they took a decision that they declared first of all that cheetah is extinct from our country. So losing an animal for a country like India was not appreciated and they decided to bring it back. इसमें जो आपने कहा चित्रकाया नाम क्यों पड़ा तो चीता शब्द ही संस्कृत से आया हुआ है। चित्रकाया चित्ता वाली काया और जी चित्ते हाँ चित्ते पड़े हुए हैं तो वो चित्रकाया इस तरह से संस्कृत से ओरिजिनेटेड नेम है। और एक मध्य प्रदेश में गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ की रॉक पेंटिंग्स में वो चीते की हंटिंग करते हुए लेपर्ड्स की हंटिंग करते हुए दूसरे जानवर की हंटिंग करते हुए रॉक पेंटिंग बनी हुई है। तो इसका मतलब कि बड़े प्राचीन समय से ही चीता हमारे जंगलों में पाया जाता था और काफ़ी वाइड स्प्रेड था इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री वेस्टर्न सेंट्रल एंड सदर्न पार्ट में इसका स्प्रेड था। इसमें जितने भी चीते आए हैं सबकी आपने पूरी कहानी लिखी है। इट्स सच अ फिक्शन लाइक रीड मतलब है तो हकीकत लेकिन इतना इंटरेस्टिंग तरीके से आपने हर एक चीते का जो आया उसकी क्या कहानी थी कैसे उसको ट्रैक किया गया वो सारी चीज़ों पे तो मैं ये जानना चाहता था इतना बिजी शेड्यूल रहता है आपका उसके बाद ये इतनी बड़ी बड़ी किताबें ये कैसे लिखते हैं कहाँ से समय निकालते? शरद जी यानी एक तो चीता लाना अपने आप में एक बहुत बड़ा इवेंट था। यानी it took us 75 years to bring back cheetah in our country and there is hardly any parallel in the world कि किसी देश में कोई एनिमल विलुप्त हुआ हो तो देश ने कोशिश की हो उसको लाने की और दिस वाज द फर्स्ट इंटरकॉन्टिनेंटल वाइल्ड टू वाइल्ड ट्रांसलोकेशन ऑफ कार्निवोर लाइक चीता। तो इट वाज हिस्टोरिक
और इसकी तैयारी हमने बहुत ज़्यादा की थी और बहुत सालों से तैयारी चल रही थी। मेरी आदत है, आई लीड अ वेरी डिसिप्लिन लाइफ, और नोट्स बनाने की आदत है कुछ ना कुछ, ताकि पर डे। पर डे या जैसे कुछ ज़रूरत पड़ती है हमारे, हमेशा वी कीप अ डायरी, और कुछ भी होता है तो उसमें लिखते रहते हैं। तो दैट हेल्प्ड इन ब्रिंगिंग आउट दिस बुक with all greater details. Very nice. And you have another book in the pipeline, I suppose. Yes. Water conservation and tiger. In India, if you see, the people say that why to save tigers. Tigers are apex predator and they protect a large habitat. As I said earlier, there's approximately 79 to 80,000 square kilometers of habitat is under Project Tiger coverage. And you won't believe that more than 350 sweetwater streams, either they originate from tiger reserves or they have majority of their catchment in tiger reserves. So यदि टाइगर प्रोटेक्ट होता है तो एंटायर इकोसिस्टम, जो फूड पिरामिड है उसका एंटायर इकोसिस्टम इज वेरी वेल मेंटेन्ड, और फिर उसकी इकोसिस्टम सर्विस है जैसे पानी। सो फॉर वाटर सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री यू नीड टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट टाइगर एंड देयर हैबिटेट। तो जो पूरे रिवर्स हैं, रिवर सिस्टम है, और उससे कितनी पॉपुलेशन बेनिफिट हो रही है, कितनी इंडस्ट्रीज बेनिफिट हो रही है, इसका एक एटलस जैसा बनाकर, और वो उस पर प्रयास है। वाटर एटलस तो बना हुआ है, लेकिन उससे कम्युनिटी और इंडस्ट्रीज और उसके बेनिफिट कितने लोग ले रहे हैं उसको इससे कनेक्ट करते हुए एक बुक आ रही है। एक बुक और आ रही है जो वाटरफॉल्स पे है। Tiger reserves, you know, there are two components, core area and buffer area. Core area is only maximum 20% is allowed for public tourism purpose, ecotourism purpose. And 80% it completely maintained as inviolate, means nobody can enter other than forest officers or people on duty. तो ऐसे क्षेत्रों में भी बहुत सारे बहुत अच्छे वाटरफॉल्स हैं। मे बी पेरेनियल नहीं होंगे लेकिन सीजनल तो होते ही हैं। तो ऐसे वाटरफॉल्स की भी एक हमने सोचा कि उसका भी कंपाइलेशन करके और एक पब्लिक के सामने एक बुक के फॉर्म में लाएं, तो उनके जो उनकी ब्यूटी है पीपल विल अप्रिशिएट। तो एक वो भी उस बुक पे भी काम चल रहा है। इसके अलावा एक और बुक पे काम चल रहा है। जी। जो टाइगर रिजर्व्स हैं हमारे, देयर आर 55 टाइगर रिजर्व्स, और ये पुराने जैसे राजा रजवाड़े इनके शिकारगाह हुआ करते थे बहुत सारे। जी। शिकारगाह होते तो बहुत सारे टाइगर रिजर्व्स में फोर्ट्स बने हुए हैं, किले बने हुए हैं, है ना। रणथंभौर में भी बहुत जगह हैं, रणथंभौर में, सरिस्का में, यानी आप जहाँ देखेंगे ना कुछ और रिमेंस मिलेंगे। तो ऐसे फोर्ट हैं और उसका कोई रिटन में कोई उसका रिकॉर्ड नहीं है। उसमें कभी इतिहास रहा होगा, एक उसमें एक जीवन, एक सब कुछ होता होगा, लेकिन अभी उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो एक कंपाइलेशन हम इस बात का भी इनिशिएट किया हुआ है कि सारे जो फोर्ट्स हैं, रिमेंस हैं, उसके फोटोग्राफ्स, उसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन कहीं से भी मिल सके वो कंपाइल करके और उसके एक बुक के फॉर्म में हेरिटेज एंड टेम्पल्स इन टाइगर रिजर्व्स, हेरिटेज बिल्डिंग्स एंड टेम्पल्स इन टाइगर रिजर्व्स, इस तरीके की भी एक कंपाइलेशन करके किताब निकाल रहे हैं, ताकि जो लोग इंटरेस्टेड है उनको पता चले कि कैसी हमारी विरासत रही। बहुत ही बढ़िया। So all the best to you for your future projects, sir. Thank you. I just wanted to know one more thing. कि आपने जैसे जब ट्रेनिंग की तो उस समय शायद 3 इयर्स की थी जी, तो अब शायद वो उस तरीके की 3 इयर्स की ट्रेनिंग नहीं रह गई है। तो व्हाट आई वांटेड टू नो इज कि जो नेक्स्ट जनरेशन है, आपकी ऑफिशियल नेक्स्ट जनरेशन एज वेल एज योर पर्सनल नेक्स्ट जनरेशन, बोथ आर दे इक्वली एंथ्यूज्ड अबाउट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन? एंड ये जो रिड्यूस्ड ट्रेनिंग पीरियड है, does it have any impact on the conservation efforts and interest? देखिए, time is changing very fast. Like in our era, there was hardly any internet, and whatever information or knowledge you need to gather, it was all from textbooks. There is not much, in fact, social media, TV. There not much information available in public domain. यानी आपको पढ़ना पड़ता था लाइब्रेरी में जाके, और ये but now the means era has changed completely. There is a plethora and means enormous knowledge available, and sitting your home you can go through or get any kind of information. तो with changing time, जो ट्रेनिंग का सिलेबस है, उसके रिक्वायरमेंट है, ये सब बदलती रहती है। तो उसके साथ यदि बदलाव हो रहा है तो इसमें नथिंग रॉन्ग इन दैट। ओनली थिंग इज कि वन हैज़ टू बी, यदि फॉरेस्ट सर्विस में करनी है तो जो नॉलेज है, जो बेसिक नॉलेज है फॉरेस्ट्री की,
ट्रीज़ की, नर्सरी की, ट्रीज़ हार्वेस्टिंग की, कंजर्वेशन की, बायोडाइवर्सिटी की, क्लाइमेट चेंज की, वाइल्ड लाइफ में भी। वाइल्ड लाइफ अपने आप में बड़ा विशाल सब्जेक्ट है, जिसमें बर्ड्स भी हैं, एक्वेटिक फ्लोरा फौना है। तो इन सब की नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए। नॉलेज इज़ पावर। तो यदि किसी भी नेक्स्ट जनरेशन या किसी अधिकारी को, किसी बच्चे को कुछ करना है, एम्बिशन है लाइफ में अचीव करने का, तो एक तो पहली बात कि नेचर के साथ, मदर नेचर के साथ उसका एक लव, अफेक्शन, रेस्पेक्ट ये होना चाहिए। और दूसरा फिर नॉलेज होना चाहिए। तो नॉलेज इज़ पावर। वो आपको अथॉरिटी देता है, वो आपकी रिकग्निशन और पहचान बनाता है समाज में। और यदि नॉलेज है तो आपके सिस्टम को ज़रूरत है। और यदि आप नॉलेज नहीं है तो फिर यू आर लाइक एनी अदर पर्सन इन दिस वर्ल्ड। So that brings us to the first session, the end of the first session of our interview. We'll continue our conversation in the second episode, and it was a very entertaining and very knowledgeable interaction with Dr. S.P. Yadav. Thank you so much, sir. And Thank you. thank you very much, the viewers, for watching this interview, and maybe you'll continue to enjoy our conversations. Stay curious, stay informed, and stay tuned to Indian Masterminds.